जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मौजूद है हमारे साथ वो है साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से, रियल एस्टेट्स के हवाले से कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, किस तरीके से सेल एंड परचेज़ का प्रोसीजर हो सकता है और क्या क्या प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो कि एक रियल एस्टेट करी होती है। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के ऊपर कितना मार्जिन होता है, किस तरीके से प्रॉपर्टी को मेनटेन किया जा सकता है और अगर कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है तो उसकी क्या डिटेल्स हो सकती हैं या उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, या तमाम चीज़ों की सूरत हाल हम आपको यहाँ पर बता रहे होते हैं। और जो डिस्कशन हमारी मेन होती है वो ये होती है कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं तो पेपर वर्किंग को लाजमी देख लें, डीलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम आपको यहाँ पर बैठ के बता रहे होते हैं। जो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है शब्बीर अहमद साहब, जो कि साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इस्तांबुल टावर के ओनर भी हैं और कराची टाइम के होस्ट भी हैं। वेलकम करूँगी आपको शो के अंदर। तमाम चीज़ें सूरत हाल पर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं शब्बीर भाई कि किस तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, किस तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर चलना है, सेल एंड परचेज़ का प्रोसीजर क्या होता है, इन तमाम सूरत हाल के अंदर स्टेट का क्या काम होता है, स्टेट का अपना रोल कैसे प्ले करता है। देखिए, रियल इस्टेट जो है ना उसका काम ये होता है कि जब कोई कस्टमर आता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए तो उसको एक एतमाद आपको दिलाना चाहिए। उसको जितनी भी वेरिफिकेशन वो मांगे, जितनी भी डिस्कशन करे कि मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं, इस चीज़ के बारे में बताएं, तो वो रियल इस्टेट एजेंट का काम है कि वो प्रॉपर्टी के हर हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कवर्ट के हवाले से सारी चीज़ें उसको फेयर करके बता दें। क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी लेने आता है उसको प्रॉपर्टी की इतनी समझ नहीं होती। समझ उसी को होती है जो रियल एस्टेट एजेंट होता है, और वो यही चाहता है कि मैं जितने सवालात करूं मुझे उसका जवाब मिले। बसा औकात प्रॉपर्टी डीलर जो है वो थोड़ी सी जो है ना बदतमीजी कर जाते हैं और कहते हैं कि भाई आपको लेना है तो ले, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक तो अखलाकी तौर पे भी गलत होता है, और दूसरा ये है कि जो वो सवालात कर रहा है वो आपका काम है उसको सब बताना। बिल्कुल। तो ये इसी वजह से जो है ना, अगर जो अच्छी डीलिंग करते हैं और कस्टमर को मुतमईन करते हैं तो उनका काम अच्छा होता है, और जो नहीं मुतमईन कर पाते तो फिर वो अक्सर ये देखा गया है कि वो इतना चल नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि जब कस्टमर उनसे लेने आता है, लेन देन करने आता है, तो हम कस्टमर को भी ये कहते हैं, और मैं मतलब ऑन स्क्रीन ये कस्टमर को कहता हूँ कि जब कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं तो जिसके नाम पे टाइटल हो, जिसके नाम पे डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसके नाम पे पेपर हो, चेक उसी के नाम का दें। कल गला आपको कोई कानूनी मैटर आता है तो आपके पास ये बैंक का एविडेंस मौजूद हो कि हमने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी हमने उसी के नाम का चेक दिया, ना ही रियल एस्टेट एजेंट के नाम का दें, ना कोई अदर पर्सन पे दें, ताकि आप सेफ रहें। तो यहाँ तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ये कह रहे हैं कि चेक जो है वो आप अपने नाम का दें वहाँ पर, और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो उसी के नाम का दिया जाए। ठीक है, ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो या कोई जो है वो चीटिंग ना कर सके उसके ऊपर। अच्छा, जिस तरीके से शबीर भाई हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, आज सोसाइटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसको हम देख रहे हैं कि जो नए नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं वो कुछ ही अरसे में जो है वो ढेर हो जाते हैं। यानी बरसात हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसकी कंडीशन बड़ी वर्स्ट होती है। और जिस तरीके से हमने अभी भी देखा कि गुज़िश्ता दिनों बरसात हुई है, ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जिनमें जो है कहते हैं बड़ा बुरा हाल हो गया उन प्रॉपर्टी का। क्या वजूहत है, क्या नाकिस मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है या किस तरीके से इसको मेनटेन किया जाता है? देखिए, जो प्रॉपर्टी बारिशों में जिसकी पोजीशन ख़राब हो जाती है या उसको ज़्यादा हीट लगने से क्रैक आ जाते हैं उसमें, तो उसकी वजह ये होती है कि जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो तो उसमें इनका मटेरियल का इस्तेमाल जो है, अगर रेत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि वैसे जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, जो अच्छी कंस्ट्रक्शन होती है तो 1/3 पे काम होता है। 1/3 ये है कि आप एक हिस्सा अगर सीमेंट का मिलाते हैं तो 3 हिस्से रेती के मिलाएंगे। बसा औकात जो है ना रेत वो मिलाते हैं 3 हिस्से और सीमेंट 4 हिस्से 5 हिस्से बनाते हैं, और सीमेंट जो है वो कम मिलाते हैं। फिर सीमेंट की क्वालिटी, हर कंपनी की अपनी अपनी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल नहीं होती। तो ये वजहें होती हैं कि मटेरियल अगर सही नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगी और इस पर क्रैक भी आएंगे, और बारिशों में फिर वो झड़ने भी लग जाते हैं प्लास्टर। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जब आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं तो उस पर पानी दिया जाता है, वो उसकी एक मुद्दत होती है कि इसको कितना पानी दिया जाए, कितने दिन दिया जाए। बसा औकात आप देखें कि पुराने ज़माने में
जब बिल्डिंग्स बनाई जाती थी तो वो बोरी के बरदान जो है वो पिलरों पे बांधते थे और उसको पानी देते थे ताकि पानी जो है वो सक करता रहे कंस्ट्रक्शन, जिससे मजबूती ज़्यादा आती थी। तो आजकल तो वो इतना काम नहीं होता जो पहले के। तो और ये आपने देखें जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो आज भी इतनी मजबूत हैं। इसकी वजह ये है कि यही मटेरियल था पहले भी और यही चीज़ें थी, लेकिन ये है कि कंस्ट्रक्शन करने का बड़ा डिफरेंस है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मिलावटी काम कर रहे होते हैं और मिलावट की सूरत में जो है वो ये सारा रिजल्ट निकलता है, जो कि इन सिचुएशन के अंदर हमें वाज़े तौर पर दिखाई देता है, चाहे वो बरसात हो या वो धूप पड़ने की सूरत में क्यों ना हो, तो वो क्रैक की सूरत में जो है वो बिल्डिंग के ऊपर नुमा होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या जो है सजेस्ट करेंगे लोगों को, किस तरीके का मटीरियल इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर हम बजरी और उसकी बात करें सीमेंट का, तो क्या रेशो होना चाहिए इन लोगों? रेशो 1/3 का ज़्यादातर होता है। 1/3 अगर रेशो पे वो बनाता है और उसको पानी प्रॉपर देता है कंस्ट्रक्शन को, तो फिर ये चीज़ें जो है इससे बचा जा सकता है। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पर जो है ना बिल्डर्स बसाव का ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी कम रेट पे सीमेंट दे रही है, तो जाहिर सी बात है अगर कम रेट पे देगी तो उसकी क्वालिटी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी जो है ना देखना ज़रूरी है, क्योंकि ठेकेदारों को जब ठेके पे दिया जाता है तो उसको अपना मार्जिन निकालने के लिए क्वालिटी में वो जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और क्वालिटी हल्की डालते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा जो सेम का मसला आता है, तो बस पहले ये होता था कि सीमेंट के सेवरेज के पाइप होते थे, तो उसको सीमेंट पकड़ लेती थी और इतना जो है ना लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता था। अब आ गए पीवीसी पाइप। तो पीवीसी पाइप में जब ड्रेन का जो पहला हिस्सा है वो उस पर एक स्टील प्लेट लगती है, ठीक है, जो उसको कंस्ट्रक्शन को जो लीकेज जो होने नहीं देती। बस औकात लोग ये काम नहीं करते। अच्छा, वो पीवीसी पे ही पीछे सीमेंट लगा के और बाथरूम को वॉशरूम को कंप्लीट कर देते हैं। उससे होता ये है कि प्लास्टिक कभी भी सीमेंट को पकड़ नहीं सकता। अच्छा, और एक वक्त आता है वो जगह छोड़ देता है और सेम होती है, और सेम से पे कंस्ट्रक्शन खराब होती है। अच्छा, और मैंने अमूमन ये देखा जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये जो सेम आ जाती है घरों के अंदर, सीलन आ जाती है और बहुत सारी मैंने देखे वॉल्स भी ख़राब हुई भी होती है। और नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो तो हम बात करें कि बरसात हो गई तो जो है सेम आ गई या इस तरीके की चीज़ें हो गई, लेकिन मैंने देखा कि जो अब अमूमन हम देख रहे हैं नए प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने जा रहे हैं, जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनको भी ये शिकायत मौसूल हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए? अगर लोग बिल्डर से कंप्लेन करते हैं या किसी प्लम्बर को कहते हैं कि भाई इस पे जो है सेम ज़्यादा आ रही है, तो वो ये मशवरा देते हैं कि इस पे आप टाइलों की ग्रोडिंग करा दें, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। टाइलों की ग्रोडिंग से 6-8 महीने तक तो प्रॉब्लम नहीं आता, फिर वो प्रॉब्लम वहीं खड़ा होता है। अच्छा, देखें टाइल तो जो है वो पिछले 20 सालों से 22 सालों से लग रहे हैं। इससे पहले तो टाइल लगते ही नहीं थे, तो फिर भी जो है ना उस फ्लैटों में लीकेज नहीं होती थी, क्योंकि उनका जो वॉशरूम का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा हार्ड बनाना पड़ता है उनको। वहाँ रेशो उनको 1/3 का नहीं 1/2 का बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उस पर वॉशरूम जब कंप्लीट हो जाता है तो उस पर जो है वो इसी तरह ही पानी छोड़ दिया जाता है जिस तरह छतों पे छोड़ा जाता है, बाउंड्री बना के उस पर पानी छोड़ा जाता है कि इसको मुकम्मल तराई मिल जाए, मुकम्मल वो सक कर ले। उसके बाद जितने उसके गैप होते हैं वो गैप बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप टाइल की ग्रोडिंग हो या ना हो, कंस्ट्रक्शन में लीकेज नहीं होगी, ठीक है, सेम नहीं आएगी। अच्छा, ये तमाम प्रोसीजर आपने बताया कि इस तरीके से करने से जो है वो सेम नहीं आएगी। अच्छा, रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अमूमन लोगों के सवालात भी हमारे पास मौसूल हुए कि एक अगर हम प्रॉपर्टी को सेल और परचेज़ के ऊपर लगाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि अगर हम सेल करने जा रहे होते हैं तो मार्जिन कुछ और होता है और अगर हम परचेज़ करने जा रहे होते हैं तो मार्जिन कुछ और होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर किस तरीके से उसको अडॉप्ट करना पड़ता है? देखिए, अभी पब्लिक के लिए जो है ना काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है। वो आसान ऐसे हो गई है कि पहले जो है रियल एस्टेट एजेंट के पास जाना पड़ता था, फिर देखना पड़ता था, सर्वे काफ़ी करना पड़ता था। आजकल कंप्यूटर में मुख्तलिफ कंपनियों ने प्रॉपर्टी की वेबसाइट बनाई है, जिस वेबसाइट पे जो है वो मुख्तलिफ ब्रोकर को सर्च करके अपनी प्रॉपर्टी की असल वैल्यू का आइडिया लगा सकता है। अब तो उसके लिए बहुत आसान है, पहले थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर जो सेलर हैं उनको भी अब आइडिया हो गया है कि हमें किस तरह सेल करना है, तो काफ़ी अब अवेयरनेस आई है पहले की निस्बत। पहले इतनी आइडिया नहीं था लोगों को, उसकी प्रॉपर्टी का क्या रेट है वो पता नहीं होता था।
तो अब बड़ा फ़र्क आ गया। अच्छा, अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें शबीर भाई, अगर हम बेंगलोर्स की बात करें, प्लॉट की बात करें या एक नॉर्मल फ्लैट की बात करें, तो इन तीनों रेशो के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन किसके अंदर ग्रैप होता है? क्योंकि एक रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, वो इस प्रोसीजर से अगर गुजर रहा हो, तो अगर प्लॉट खरीदना हो या अगर प्लॉट को सेल आउट करना हो, और अगर बेंगलोर खरीदना हो, बेंगलोर को सेल आउट करना हो, तो इन तीनों रेशो के अंदर मार्जिन कहाँ डेवलप होता है? देखिए, इन्वेस्टर्स जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, परचेस करते हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। एक जो है कैटेगरी है वो ये है कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि वो प्लॉट पे ही काम करते हैं, प्लॉट लेते हैं बेचते हैं, लेते हैं बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, उनको वो इजी लगता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्लॉट खरीदते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको पूरा बेंगलोर बना के उसको सेल आउट करते हैं। तो दोनों जो है वो अपने अपने जगह बराबर हैं। प्लॉट जो खरीद के बेचते हैं उनका टाइम कम लगता है और उनको जल्दी इन्वेस्टमेंट में नफ़ा मिल जाता है, लेकिन वो नफ़ा नहीं होता जो बेंगलोर बना के नफ़ा हासिल करते हैं। अच्छा। उसमें उसको जो है पूरा बेंगलोर एक कंप्लीट करने में 120 गज से उसको तकरीबन 4 से 5 माह दरकार होते हैं। फिनिशिंग हो गया, पे सेल हो गया, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो दोनों का नफ़े का रेशियो एक ही है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, आपने कहा कि टाइम लिमिट की बात होती है, बस एक में टाइम ज़्यादा होता है और एक में टाइम कम होता है। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो उनका मेन फोकस क्या होता है, सबसे बड़ा फोकस? क्योंकि होता है ना कि एक इंसान उसी तरफ जाता है, राग़िब होता है ज़्यादातर जहाँ पर उसको मार्जिन ज़्यादा दिखाई दे रहा हो या प्रॉफिट वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही हो। ज़्यादातर तो इशू देखा गया है कि वो प्लॉटों में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। अच्छा। प्लॉट लेके सेल कर देते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा मार्जिन आता है, क्योंकि बसा वक्त ऐसा होता है कि कोई प्लॉट ये परचेस करने जा रहे हैं और पूरी पेमेंट भी हो नहीं पाती है, उसको नफ़ा मिल जाता है। बेंगलोर में ये होता है कि उसको प्लॉट की पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की पेमेंट करनी है, तो पेमेंट का रेशो बढ़ जाता है, मतलब लंबा काम हो जाता है उसमें। और इसमें यह है कि प्लॉट के अंदर आप बस आपने सेल किया और परचेज किया, ये दो प्रोसीजर होता है कि आपने ख़रीदा और बेच दिया, ये तमाम सूरत है। अच्छा, एक रियल एस्टेट की अगर हम जैसे कि बात करें, अब साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी एक रियल एस्टेट है, बहुत माना जाना नाम है मार्केट के अंदर। हर रियल एस्टेट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि उसको किस तरीके से मेनटेन कर लेकर चलना है। साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जब डेवलप हुई तो आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी मेंटेन करके मार्केट के अंदर इन हुए? देखिए, शुरू से हमारा तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हमने अपनी टीम को भी कहा हुआ है कि आपको जो भी डील करनी है, जो भी बात करनी है, वो साफ़ सुथरी और सच्ची बात करें क्लाइंट से, ताकि क्लाइंट जो है वो बाद में ये ना कहे कि आपने ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये है कि जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस पर हम जो कानूनी तकाजे हैं 500 के स्टाम्प पेपर पे वो बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि बसाव का जो हमारे साथ लोग काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स काम कर रहे होते हैं, तो उनको जो है प्रॉपर्टियां हम दिलवा के उनका एक जो है एक प्लॉटों की और बेंगलोर्स की हम एक तादाद हमारे पास रखते हैं। अच्छा। ताकि कस्टमर बसावकत आता है, वो कहता है कि मुझे ये प्लॉट चाहिए, और वो उसके लिए हम रिजर्व रह सकते हैं। क्योंकि किसी को कोई अगर प्लॉट पसंद आता है और वो शाम को आया या दूसरे दिन आया और कहता है कि मुझे वही वाला प्लॉट चाहिए, तो अगर वो हमारे इन्वेस्टर का नहीं होता या हमारा नहीं होता, किसी बाहर का होता है, तो बाहर हमारी अथॉरिटी में नहीं होता। वो किसी को भी 1 घंटे बाद भी बेच सकता है, वो 5 मिनट बाद भी बेच सकता है। जब तक उसको टोकन मनी नहीं दी जाएगी तब तक तो उसका इख्तियार है, वो किसी को भी सेल कर देगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन्वेस्टर को जो है ना प्लॉट दिलवा के उसकी एक तादाद रखें अपने पास, ताकि उसके पास ऑप्शन हो। देखें, हमारे शॉप कोई भी शॉप होती है, अगर उसमें ज़्यादा जो आइटम होती हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, वैराइटीज़ होती है, तो कस्टमर जो है वो बाहर नहीं जाता, वो आपसे कुछ ना कुछ ले जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर आपके पास वैरायटी नहीं होगी, आपके पास प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होगी, तो कस्टमर फिर आपसे प्लॉट कोई भी प्रोडक्ट है खरीदेगा नहीं। इसलिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि वो प्लॉट नहीं चाहिए तो बेंगलोर ले लो, बेंगलोर नहीं चाहिए तो ये चलो फ्लैट ले लो, मतलब उसके लिए हर ऑप्शन है। अब उसके पास अब उसकी मर्जी है कस्टमर की
कि वो परचेस करता है या नहीं करता, हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि एक रियल एस्टेट का काम यही होता है कि रिक्वायरमेंट्स को पूरा रखे। कोई भी कस्टमर आए तो कम से कम उसको ये शिकायत का मौका ना हो कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वैरायटी पूरी होगी तो वो कम से कम उस तमाम चीज़ों को कम देख माल जो है सकेगा। वो कम माल जो है वो दुकानदार को खाता है और ज़्यादा माल जो है वो ग्राहक को खा जाता है। बिल्कुल ऐसी मिसाल है और बहुत अच्छी मिसाल है मार्केट की। अगर हम बात करें मार्केट की वैल्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो अमूमन हम देख रहे होते हैं कि लोग बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं कि मार्केट वैल्यू को टच कैसे करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता। जो रियल एस्टेट वाले हैं वो तो काम कर रहे होते हैं, वो तो इसी पे वर्किंग कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, कैसे डील करनी है, लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान है वो जो है कशमकश का शिकार होता है। मैंने अमूमन देखा है कि मार्केट बढ़ जाए तो फिर हम बेचेंगे, या मार्केट वैल्यू जो इंक्रीज़ हो जाए तो फिर सोचा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें कब पता चलती हैं? देखिए, बसाव का तो हमारा एक नॉर्मल आइडिया होता है कि ये प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे, इसके रेट जो है बढ़ जाएंगे, या ये प्रॉपर्टी हम ना खरीदे, इसके रेट गिरने वाले। एक नॉर्मल जजमेंट तो होती है। नॉर्मल जजमेंट के बाद एक और चीज़ होती है जो कभी कभी रियल एस्टेट एजेंट भी आइडिया नहीं लगा सकता और अच्छा। अचानक प्रॉपर्टी बूस्ट कर जाती है। अच्छा। क्लाइंट का जब इंटरेस्ट आता है प्रॉपर्टी को खरीदने, या किसी भी सोसाइटी में क्लाइंट की भरमार होती है, तो वो प्रॉपर्टी अचानक शूट कर जाती है। तो ये बसा औकात रियल एस्टेट एजेंट, बिल्डर्स, उनके भी आइडिया फ्लॉप हो जाते हैं। सही। कभी मार्केट अगर तेज होती है तो कब बसा औकात ऐसा भी होता है कि एजेंट का एक आइडिया होता है कि यहाँ मार्केट अब इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ जाती है। सही। कभी उसका आइडिया होता है कि यहाँ गिर जाएगी, नहीं गिरती। सही। तो मतलब 80% जो है लक पे भी डिपेंड करता है। 80% उसको जजमेंट होती है, 100% नहीं हो सकती। सही। अगर एक कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर ग्रैपिंग, रियल एस्टेट वाले कस्टमर को किस तरीके से ग्रैप कर सकते हैं, उसकी क्या चीज़ों से जो है वो इंसान रहता है, कहते हैं मुतवज्जा करना अपनी तरफ, क्या ऐसे टूल्स होते हैं? देखिए, एक तो ये चीज़ होती है कि जब आप कस्टमर से कोई भी बिजनेस में आप डील कर रहे हैं और आप उससे साफ सुथरी बात कर रहे हैं, और जो बातें आप उससे कर रहे हैं वो है, वो चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो हैं, और ये चीज़ें उसको एक्सेप्ट हो जाती हैं कि जो ये डिस्कस कर रहा है वो सच्ची है, तो फिर वो ज़्यादा मतलब सच पर मबनी होनी चाहिए तमाम चीज़ों को। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। कैसे वक्त गुजर जाता है पता नहीं चलता, तो इसीलिए हमने अपना सेगमेंट जो है वो बरकरार रखा है, और हम लोग जो है अब वीक के अंदर ये सेगमेंट को ज़रूर जारी रखेंगे और तमाम सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।